हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पहला चैप्टर मात्रक और मापन। यहाँ से जो क्वेश्चंस है सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो। पहला क्वेश्चन देखिए, मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है और उनके मात्रक लिखिए। आपको पता होना चाहिए मूल भौतिक राशियाँ 7 है और उनके आपको मात्रक भी याद करने, जैसे कि लंबाई का एल है, समय का सेकंड है, इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। मात्रक और विमाएँ लिखिए। देखो आपके काफ़ी भौतिक राशि है, जैसे कार्य, आवेग, शक्ति, गुरुत्वीय नियतांक, दाब, बल, आघूर्ण, संवेग। ये मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट छांट के रखे। इसके अलावा भी आपको रिलेटेड जो है मात्रक और विमा आने चाहिए। ठीक है, सार्थक अंक बताने, तो थर्ड क्वेश्चन में सार्थक अंक देखिए। सार्थक अंक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है ना, तो आगे के जो पॉइंट के आगे बाद जो जीरो होते हैं ना उनको काउंट नहीं करते हैं। तो पहले का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर 2 हो जाएगा, तीसरे का आंसर है ना पीछे वाले पॉइंट के पीछे जीरो होते हैं उनको काउंट करते हैं, तो तीसरे का आंसर 4 हो जाएगा, चौथे का आंसर 2 हो जाएगा, पाँचवें का आंसर इस प्रकार आप कीजिए ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 3 हो जाएगा और छठे का आपके हो जाएगा, इसमें पीछे के जीरो काउंट नहीं होते तो 4 हो जाएगा। आप ये क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 विमाहीन और मात्रकहीन राशियों के नाम बताइए। ठीक है, ऐसी राशियाँ जो विमाहीन है और मात्रकहीन है, इसमें आपके आ जाएगा एक तो कौन आ जाएगा, है ना, कौन विमाहीन राशि होती है। फिर आपका यहाँ पर आ सकता है विकृति आ सकती है जिनके मात्रक नहीं होते। फिर आपके अपवर्तनांक आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के आंसर्स आ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा फास्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरे से जहाँ तक होगा छोटे मोटे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको करने में मदद करूँगा। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन है, इसकी विमीय दृष्टि से जांच करनी है। क्या होता है विमीय दृष्टि? विमीय दृष्टि में क्या होता है कि आपको इस तरफ हाफ mv² की जो भी विमाएँ हैं वो लिखनी है और इस तरफ mgh की विमाएँ लिखनी है, और दोनों की विमा फाइनली सेम आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला सत्य है, और बिल्कुल सत्य है। आप कीजिए, देखो ये गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा ही, तो दोनों की विमा सेम ही आएगी। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक सरल लोलक का दोलन काल, ठीक है, टी जो है उसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि एल, एम और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको प्रयोग करना है फिर से विमीय विधि का। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 10⁻7 अर्घ। ये वाला बिल्कुल अच्छा रिलेशन है, आप याद रखें। फिर एक और है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में क्या होता है? 10⁵ डाइन। और ये आपके एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में मात्रकों के बीच एक संबंध दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे वृत्ताकार पथ में घूम रहे कण पर लगने वाला जो बल है वो किस किस पर निर्भर करता है? ये एग्जाम अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं सारे ही चैप्टर के आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, सरल रेखा में किस प्रकार से गति होती है उसमें देखिए पहला क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा, जिनमें राइट लगे हुए ना वो तो निश्चित रूप से आते हैं। तीनों जो समीकरण है गति के, बताइए क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। और सेकंड समीकरण क्या होती है? सेकंड समीकरण आपकी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है आपके v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो गति के 3 समीकरण हैं इनको ग्राफीय विधि से भी हल करना है और कलन विधि द्वारा भी हल करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, ये वाला भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा है। इसमें nवें सेकंड में दूरी बतानी है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा। जो nवें सेकंड में दूरी निकालेंगे तो उसको s बोलेंगे, वो sn का फॉर्मूला लगाएंगे और -sn-1 ये आपका इनके फॉर्मूलों के द्वारा सॉल्व करेंगे। कोशिश करना आप हो जाएगा। ठीक है, आपको समय और स्थिति के बीच ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, समय स्थिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टी ले लो और यहाँ पर विस्थापन ले लो। इसके किस किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं? समय के साथ विस्थापन बढ़ता है या घटता है, या इस प्रकार के आपको ग्राफ देखने हैं। समय के साथ विस्थापन नहीं हो रहा है, इस टाइप के आपको ग्राफ देखने हैं। ठीक है,
ये आपको देखिए निर्भरता दे रखी है, आपको v दिया हुआ है और आपको फिर पूछा जा रहा है स्थिति पूछी जा रही है। तो पता है v इज इक्वल टू क्या होता है dx बटा dt। अब आपको dx में से x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके प्रयोग द्वारा होगा। यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन दिए, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा और 6 क्वेश्चन में आपके डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए 6 में क्या होगा, 6 में क्या x दिया हुआ है तो आपको v निकालना है, तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा dx अपॉन dt यानी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप कीजिए इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन है ये, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर कीजिए। गति में समतल में गति, एकांक सदिश किसे कहते हैं आपको पता है, ऐसे सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसको बोलते हैं। अब आपको एकांक सदिश निकालना है वेक्टर, तो सॉरी ए कैप कहते हैं इसको, एकांक सदिश को क्या कहते हैं, ए कैप कहते हैं। और ए कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ए कैप निकालने के लिए आपको ए वेक्टर और साथ में ए मोड, ये चीज़ करना पड़ता है। इसमें से भी आप ऐसे कर सकते हो, ये मोड निकालने के लिए जो भी आई का कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो भी जे का कोफिशिएंट होता है उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और जो भी के का कोफिशिएंट होता है उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार से आपका मोड निकल जाता है। चलिए आगे, ये आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, समांतर चतुर्भुज का नियम और आवश्यक चित्र बनाना है, परिणामी सदिश r और थीटा निकालना है। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल देता हूँ कि क्या आता है। आपको पता है परिणामी तो क्या आता है, r इज इक्वल टू, अगर आप दो सदिश लेते हो p और q तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आपका परिणामी सदिश मिलता है। इसके विभिन्न सारे केस भी है, थीटा आप चेंज करते रहोगे तो नए नए केस आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको इसका कोण पूछे, कोण तो वैसे थीटा आएगा, आपको टेन थीटा बता सकते हैं, या थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स और फिर आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस प्रकार का आपका व्यंजक प्राप्त होगा। ये आप डेरिवेशन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। प्रक्षेप्य गति सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, उसके लिए एक इक्वेशन आती है परवलय की, वो पढ़नी है। और यहाँ पर क्षैतिज परास, ऊंचाई और उड़ान काल 100% आने वाला सवाल, आप पेपर के बाद यहाँ पर कमेंट कर सकते हो ये क्वेश्चन आया या नहीं। निश्चित रूप से आएगा। आपको पता है जब किसी वस्तु को किसी एंगल बनाकर फेंका जाता है तो इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ, और इससे हमें बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जो सबसे लंबी दूरी तय करते हैं उसको बोलते हैं आर, हाईएस्ट ऊंचाई को बोलते हैं एच, और ये जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं उड़ान काल। ठीक है, इनके अलग अलग आंसर्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाएंगे और क्वेश्चंस में भी दिख जाएंगे। देखिए रेंज जो है उसका फॉर्मूला था आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आर का व्यंजक प्राप्त होता है। अधिकतम ऊंचाई एच की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g प्राप्त होता है। और फिर आपकी बात करें अगर उड़ान काल टी की, तो टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप इनके डेरिवेशन पढ़े, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा और इसकी विभिन्न स्थितियाँ भी आती है जिसमें से आपके वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, हाँ। और फिर आपका पूछा गया है, ये तो आपका आना ही आना है चौथा क्वेश्चन, तो समतल वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे कण के लिए त्वरण का व्यंजक, तो इसका त्वरण का व्यंजक आपको ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर प्राप्त होगा। आप डिराइव करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, अच्छे डेरिवेशन से निश्चित रूप से आते हैं। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है अभी पूछे थे जो परास, आपको अगर अधिक लंबाई पर आपको अधिक लंबाई तय करनी है, यहाँ पर अधिक परास तय करनी है, तो आप थीटा 45 रखेंगे तो सबसे लंबी दूरी पे जाके बॉल गिरेगी, जिस प्रकार से आपके भाला और फेंका जाता है। और इसी प्रकार आपको अगर ऊंचाई पर फेंकना है तो आप 90 डिग्री पे फेंकोगे तो सबसे ऊंची वस्तु जाएगी। ये अच्छे क्वेश्चन से आते हैं बिल्कुल। प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं? मूल बल 4 होते हैं, गुरुत्वीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है और दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, गति के तीनों नियम पढ़ने हैं आपको, उनके दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि अगर किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगे तो ऐसे में संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, पी कांस्टेंट हो जाता है। कब? जब ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम है ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होता है। पर मैं कह रहा हूँ बल अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, और ऐसे में कह सकते हैं पी क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी संवेग संरक्षित रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग आवेग प्रमेय क्या है?
ठीक है, आप ये क्वेश्चंस कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर आप देखिए समतल वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे सुरक्षित चाल। यदि आप किसी समतल वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो तो आप किस स्पीड से गाड़ी चलाओ कि वो आपकी चाल सुरक्षित है, तो म्यू आर जी, रूट म्यू आर जी, ये इसका डेरिवेशन होगा। आप इसका फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट पढ़ेंगे, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डेरिवेशन इनके कीजिए। ये जो है करवट के लिए अगर अधिकतम चाल पूछे कि किसी भी करवट अगर ढाल वाली, ढालू अगर है आपकी रोड, तो उस पर क्या काम करेगा फॉर्मूला, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। मैं आपको बताता ताकि आपको पता चले कि डेरिवेशन कौन से है वो पढ़ना है। ठीक है, घर्षण किसे कहते हैं, एक प्रकार का विरोधी बल है जो बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है। और गति कम करने के उपाय आपको बिल्कुल पता है, घर्षण कम करने के उपाय रोलिंग का प्रयोग किया जा सकता है, ग्रीस का प्रयोग, ये सब प्रयोग किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। एफ और डी दिए हुए हैं, इनके बीच कौन निकालना है, तो आपका है तो वो होता है आपका cos थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का ऊपर अदिश गुणा कर लीजिए और नीचे दोनों वेक्टर का क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए, यानी परिमाण ले लीजिए और उनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। और फिर अगर प्रक्षेप पूछा जाता है, प्रक्षेप पूछे तो क्या करते हैं, देखिए प्रक्षेप किस पर पूछा जाता है, देखना एफ का डी पर है ना, तो ऊपर तो आपको एफ डी करना है, पर तो आपको एफ डी करना है, और डी पर है तो नीचे आपको डी का मॉड लेना है। ये प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या अच्छा है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे, के फाइनल माइनस के इनर्शियल बराबर कार्य। ठीक है, ये आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसको आप और अच्छे से पढ़िए। फिर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है, किसी भी क्षण जो कुल ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसका जो योग होता है, ये आपका गतिज ऊर्जा और ये आपका स्थितिज ऊर्जा, ये मिलकर कुल बनती है कुल ऊर्जा। तो वो जो होती है वो किसी भी क्षण क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल है, वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल बेस वो आपको करना है। ठीक है, फिर आपका है समान सीधी टक्कर। ठीक है, देखिए जब वो सीधी टक्कर होती है और दोनों के कणों के वेग कण हैं, ये इस प्रकार से टक्कर करते हैं और कणों के द्रव्यमान है ना समान है, तो ऐसे में क्या होता है कि टक्कर के बाद क्या होते हैं, इनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। कैसे, अगर इसका वन u1 है, इसका u2 है, तो टक्कर के बाद जो इसका होगा वो v2 वाला अगर आप ये वाला है ना, ये वाला जो होगा वो इस दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर देगा, ये वाला पहले वाले को ट्रांसफ़र। तो आप कह सकते हो u1 v2 में बदल जाएगा और u2 v1 में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में वेगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए आपको पहले पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, फिर स्पेशल केस लगाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ कणों के टक्कर को समझाइए। देखिए प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और साथ में ऊर्जा संरक्षण नियम भी कार्य करता है, संवेग संरक्षण नियम भी कार्य करता है। जबकि अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है ना, उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है और उसमें कई बार टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल चिपक जाते हैं और साथ साथ गति करने लगते हैं। तो पढ़ना, इनके डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा इनमें से भी आते हैं। 1 किलोवाट आवर में क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी था। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है ये। चलिए, एम द्रव्यमान का कण का संवेग पी है, गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, देखो के और गतिज ऊर्जा में संबंध, के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। ये आपको रिलेशन याद करना, बार बार पूछे जाने वाला रिलेशन है। स्प्रिंग नियतांक का मात्र बताइए, आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो कहीं से भी निकाल दोगे। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक जिसे के कहते हैं, ये काफ़ी जगह काम में आता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखिए u इक्वल टू -12 kx² होता है ना, ये आपको स्प्रिंग द्वारा स्थितिज ऊर्जा जो कलेक्ट की जाती है उसका फॉर्मूला, यहाँ से k का फॉर्मूला आप निकाल दीजिए। ठीक है, u एनर्जी जूल में, और जूल और इन दोनों इसको नीचे भेज दीजिए, जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बल, जब आप किसी स्प्रिंग को जब जैसे आप बताइए किसी दृढ़ स्पेस से कोई स्प्रिंग है,
ठीक है, यहाँ है, यहाँ तक आपने उसको खींचा तो वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में, संतुलित अवस्था में आने का प्रयास करता है, तो एक बल लगाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध अपोजिट दिशा में वर्क करता है। स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा मैंने बताई थी अभी। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण जो पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, उसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र कहाँ माना जा सकता है? समरूप से तरीके से वितरित हो तो ये माध्यिका खींचनी पड़ेगी, माध्यिका खींचनी पड़ेगी, माध्यिका, तीनों माध्यिका होगा जो संगामी बिंदु होगा, जिसको केंद्रक भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं केंद्रक पर इसका क्या होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, सारा द्रव्यमान टिका हुआ होगा। मूल सिद्धांत से घूर्णन गति के लिए देखो, जो आपके रेखिक गति है ना, रेखिक गति में पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। वही घूर्णन गति में क्या हो जाता है? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में मिलेगा, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, एक रहा बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको पता है बल आघूर्ण एक प्रकार की सदिशों का सदिश गुणनफल द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखना है F क्रॉस आर, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों का, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका देख लीजिए आप, ये भी होता है आई जे के, फिर आपको एफ के कंपोनेंट लिखने हैं, एक्स आर के कंपोनेंट लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करना है। कीजिए, सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल दोनों ही आपको आना जरूरी है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में घूम घूम कर पीछे जाते हैं। जो कोणीय संवेग होता है वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है, और साथ में जो बल आघूर्ण होता है वो भी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है। ठीक है, मैंने यहाँ सारे ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं जो कि आपके सारे एग्जाम में आते हैं ना, क्योंकि इस बार राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, प्रदेश लेवल का, तो पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे तो अच्छा पेपर आने की उम्मीद होगी। ठीक है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग पूछे तो कर सकते हो, ये आपका नॉर्मल वाला वेग होता है, ये आपका नॉर्मल v होता है, और r ओमेगा लिख सकते। इस प्रकार त्वरण का पूछ ले तो a बराबर क्या होता है? r अल्फा होता है। ये आपका रेखीय त्वरण, ये कोणीय त्वरण, ये रेखीय वेग, ये कोणीय वेग, ज़्यादा फर्क नहीं, साथ में r आ जाता है। ठीक है, चलिए ग्रेविटी के बारे में 7th चैप्टर पढ़ते हैं। केपलर के 3 नियम है, सभी जने अच्छे से पढ़े, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक नियम तो पूछा ही जाएगा। केपलर्स के 3 नियम है ग्रह गतिकी के, उसमें से पहला नियम को कहते हैं कक्षीय का, कक्षाओं से संबंधित नियम, दूसरा क्षेत्रफलों से संबंधित नियम, और तीसरा आवर्तकाल से संबंधित नियम। उसने केपलर ने इस प्रकार से इलिप्स मानते हुए दीर्घवृत्त मान के जो कल्पनाएं की थी। ठीक है, चलिए गुरुत्वीय त्वरण के मान ऊंचाई जाने के साथ साथ घटता है, नीचे जाने के साथ साथ गहराई पे जाने के साथ साथ भी घटता है। साइंस है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू या रिजल्ट के थ्रू बताई जाती है। तो प्रैक्टिकल करके बताया गया कि जो ऊंचाई पे जाने पर किस प्रकार से हो जाता है G1 माइनस 2h अपॉन r, ये डेरिवेशन है। इसको आप जब सॉल्व करते हो, इससे आइडिया लगाते हो तो पता चलता है ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नॉर्मल गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जाता है। इसी प्रकार गहराई पे जाने पे क्या होता है, तो G अगर डीप में चले जाए, डी लिख दीजिए, एच भी लिखे तो कोई गलत नहीं होता है, डीप में चली जाइए तो जी क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आप डेरिवेशंस कीजिए। ठीक है, इससे आपका रिजल्ट पता चलता है कि नॉर्मल जी से ये वाला जी कम है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ऊपर और नीचे जाने पर दोनों में ही है ना परिवर्तन होता है, दोनों में ही कमी आती है, परंतु ऊपर जाने पर दुगनी कमी आती है। यानी आप नीचे चले जाओ 1 किलोमीटर और ऊपर 1 किलोमीटर चले जाओ, ऊपर ज़्यादा फर्क आएगा नीचे की तुलना में, वो भी दुगुना। ये परायण वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से इस फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर चला जाएगा और वो वापस पृथ्वी में लौटकर नहीं आएगा। इसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। पृथ्वी के लिए 11.2 है, और इसका जो फॉर्मूला आप जब डिराइव करोगे v एस्केप वेलोसिटी e, तो ये आएगा √2gr। जब ये सारी वैल्यूज़ रखते हो तो 11.2 आपको मिलते हैं। चंद्रमा के लिए भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसकी रेडियस रख दी जाए तो, उसकी गुरुत्वीय त्वरण रख दिया जाए तो। पृथ्वी के लिए g की वैल्यू 9.8 होती है और इसकी r की वैल्यू 6400 × 10³ मीटर होती है। पृथ्वी की रेडियस है ये। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, कि जो फोर्स होता है, गुरुत्वीय फोर्स जो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आता है। ये G होता है, ये आपके कांस्टेंट एक प्रकार का 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी विमा भी पूछी जाती है, तो विमा आप बना दोगे तो हो जाएगा। देखो विमा करता हूँ, आप वो याद कर लीजिए और सारे फॉर्मूले को उससे लिंक बिठाइए, आपको काफ़ी क्वेश्चन में हेल्प करेगी। आपको बल यानी कि फोर्स की विमा याद कर लेनी है, m1 l1 t-2। और क्यों? क्योंकि मोस्टली जो फॉर्मूले वो बल के इर्द गिर्द है, तो आप इसमें थोड़ा जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो आपके है ना अन्य जो विमाएँ हैं वो मिल जाएगी आपको। चलिए, ये हो गया पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमण कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग का। देखो उपग्रह का कक्षीय वेग भी उसी प्रकार होता है, ऑर्बिट कह सकते हैं, जिस प्रकार आपका पलायन वेग था। ये rg आता है, उसका रिजल्ट आपके 2rg आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 7.92 मिलता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका कक्षीय वेग है उपग्रह का। पृथ्वी ध्रुवों से चपटी क्यों मानी जाती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, इस कारण ये होता है। 8वां चैप्टर देखते हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिबल और विकृति में ग्राफ बनाइए। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अगर इधर मैं विकृति ले लूँ, इधर प्रतिबल ले लूँ, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाके हल्का सा ऐसे करवाता है, आप पढ़िए, ये सवाल आपको मिल जाएगा बुक में। प्रत्यास्थ सीमा में हुक का नियम, हुक कहता है जो प्रतिबल होता है F, प्रतिबल जो होता है F तो नहीं कह सकते, F1A होता है। प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है प्रतिबल, प्रतिबल बटा रेखीय प्रतिबल बटा रेखीय विकृति। प्रतिबल में क्या आ जाएगा F/A, और विकृति में आ जाएगा डेल्टा L, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। तो इस प्रकार से आपका यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये सवाल आपके सामने, प्रतिबल और विकृति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हाँ प्रतिबल किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, बाह्य बल, उसको प्रतिबल कहते हैं, और उसके कारण उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है उसको विकृति कहते हैं। हर चैप्टर कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को पढ़े। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सबसे लास्ट चैप्टर से शुरू किया है, तरंगे, 7 मार्क्स का चैप्टर है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच अंतर जनरली पूछा जाता है, प्रगामी अप्रगामी के बीच भी अंतर पूछा जाता है। ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तनी हुई डोरी के लिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इन दोनों के वेग के व्यंजक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये परिभाषाएं हैं, इनमें से भी 2-3 परिभाषाएं हर एग्जाम में पूछी जाती है। तरंगों के व्यतिकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेरिवेशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक आधा ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आपको आयाम, आवृत्ति, तरंग का वेग, इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए एज इट इज़ ये आएगा नहीं आएगा, बट इसके जैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन है कि ध्वनि के लिए जो न्यूटन ने जो सूत्र दिया था उसमें कुछ संशोधन हुआ था जो कि लाप्लास ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आपको बता दूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, बहुत ही शॉर्ट समय में ये वीडियो बनाया गया है। ये जो PDF है, इसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो, ये PDF आप डाउनलोड कर देना। और आपको बताता हूँ, फर्स्ट पेपर की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ नहीं बनाए हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके भी मैं आपको PDF इस वीडियो के अंतर्गत दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, मैं वहाँ पर 2 से 3 हाफ ईयरली के पेपर डालूंगा। आप अगर 2 से 3 पुराने हाफ ईयरली के पेपर निकाल दोगे ना, तो आपके ना फर्स्ट बुक के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोलन है, 10 नंबर का चैप्टर है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छाट के निकाल दिए हैं। ठीक है, और इनमें से मान के चलिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करने हैं और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, अनुगति सिद्धांत 5 नंबर का चैप्टर है, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन से उनके न्यूमेरिकल्स बनते हैं कुछ चैप्टर्स के, तो वो न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिए हैं। अब जैसे बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलोसाक है, इनके अलावा 2 नियम और भी हैं यहाँ पे, वो मैंने लिखे नहीं है, तो आप वो भी लिख देना। एक ग्राहम का विसरण का नियम है, ग्राहम का विसरण का नियम, और एक डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है ना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो ये भी इनके साथ पढ़ लेना, आ जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, उष्मागति जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, CP - CV = R, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेयर रिलेशन कहते हैं इसको। समतापी और समदाबी, आपको मैं कह दूँ कोई भी पेपर हो ईयरली एग्जाम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ कार्नो इंजन अच्छा क्वेश्चन है। सुनियांग की प्रथम नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलोरी जूल के बीच संबंध, ठीक है। पास्कल का नियम है। यहाँ पर बर्नौली प्रमेय, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर 1-2 साल छोड़ छोड़ के आपको बर्नौली दिख ही जाता है, ये भी आप पढ़े, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, केशिकात्व अच्छा है टॉपिक, शांता से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। ये साबुन का बुलबुला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पिछले चैप्टर्स के मैंने जहाँ तक हो सके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप और फर्स्ट जो पेपर है उसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। 2 से 3 साल के हाफ ईयरली के पेपर्स समय की थोड़ी सीमा के कारण, समय कम होने के कारण नहीं बना पाया, बट आप ये पढ़िए, आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस ईयरली एग्जाम में सेकंड बुक से मिल जाएंगे। फर्स्ट बुक के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, आप वो भी पढ़ लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, पेपर के बाद मिलते हैं। आप सभी कमेंट कर सकते हो कैसा पेपर रहा आपका। थैंक यू।